पाठ चिकित्सा के चक्कर। बेढप जी कहते हैं, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता तो मुझे भी बड़ी इच्छा होती कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मेरे बीमार पड़ने पर हंटली के बिस्किट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, खाने को मिलते। सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढप जी, कैसी तबीयत है? किसकी दवा हो रही है? कुछ फायदा है? जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तो मुझे बड़ा मजा आता। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा ही खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने के लिए पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है। तुम अभी खा लो तो अच्छा है। संभव है मुझे आने में देर होगी। मैंने फिर इनकार न किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूड़ियाँ थी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती। कुछ बूंदे पान की, दोबारा दवा पी, तिबारा। प्रातः काल होते ही शीशी समाप्त हो गई। प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वह एक इक्के पर तशरीफ लाए। मैं अपना पूरा हाल भी न कह पाया था कि वह बोले, जबान दिखलाइए, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगा लीजिएगा, वहाँ दवाएं ताजी मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी ली गई। गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, हाजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने बताया न हो। 3 दिन बाद दर्द में कमी हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती।
मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर ये मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता, वह लंदन के FRCS थे। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक ये दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर उन्होंने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई खींचकर दबा डाली। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे। बार बार डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता कि आपने मुझे बुला लिया। अभी कुछ दिन दवा पीजिए। इसी बीच में डॉक्टर महोदया ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत कड़क उठी, जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी न जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरे रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी लौट आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखें तो संभवतः समाप्त न हो। हवाई जहाज के पंखों की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति न कोई किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय हो पाता था। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज, पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाला हुआ था। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर ये शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की।
कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक और सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस के साथ इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर सारा दर्द ना गया। दर्द CID के समान पीछा छोड़ता ही ना था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी। वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी ज्यादा। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो दिखा ही लिया, हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी। बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती। फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंदार कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। जूते कामदार दिल्ली वाले थे। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांटती है। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ के। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं कि गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नफ्स तो दिखाइए। खुदाबंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं, हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर बोले, जरूर शिफा होगी। उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिए कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती। दर्द काफी कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब बोले, नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। जादू का काम करती है, जादू का।
इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा। देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि ये कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, ये ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली, बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना इसकी बोरानी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लग। डॉक्टर तो मेरी जान को दिखा लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तो मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती। न जाऊं, जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन हैं। सब तैयार हो चुका था कि इतने में एक मेहरबान एक और डॉक्टर को लेवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखो। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को ये सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा हूँ। मैंने कहा, तब क्या करूँ? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है? किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सारे दांत निकलवा लीजिए। मन में कहा, आपको ये तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई। गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यह निश्चय कर लिया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने जो खर्च बतलाया उसे सुनकर पेट दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगे। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ, इतना और खर्च करो। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने सारा हाल कह डाला। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चढ़ने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए?